तो इसके पहले की क्लास में हम पढ़ रहे थे अव्यय के बारे में, और अव्यय को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पढ़ा था कि अव्यय, ठीक है, अव्यय के बारे में मैंने बताया था क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था कि जिसका व्यय ना हो, ठीक है। इसके मैंने आपको दो पार्ट में भी बताया था कि शब्द भेद में हम दो प्रकार से इसको बांटते हैं, एक विकारी शब्द कहते हैं और दूसरे को अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। विकारी शब्द वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया था जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, ऐसी सारी चीज़ों को, ठीक है। और अविकारी वाले शब्द में भी आपको बताया गया था क्या क्या होता है। तो चार प्रकार अविकारी शब्द के भी होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय को देखा था, ठीक है। तो अब इसमें भी हमने क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में ही सिर्फ पढ़ा था। क्रिया विशेषण अव्यय के चार प्रकार थे, जो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय था, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय था और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय था, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर कर लिया था। तो आगे अब हम सेकंड टाइप देखेंगे संबंध बोधक अव्यय के बारे में। ये क्या होता है संबंध बोधक अव्यय? देखो, संबंध का मतलब सिंपल आप समझ लो कि किसी के साथ यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है। क्या करने की बात हो रही है? जोड़ने की बात हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट को हम समझेंगे। जिन अव्यय शब्दों के कारण, किसके कारण? जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, ठीक है। अब फिर से इस ध्यान से सुनो, क्या लिखा गया है? जिस अव्यय शब्दों के कारण, अव्यय के कुछ शब्द होंगे, अव्यय के शब्द होंगे और किसके बाद आएंगे? संज्ञा के बाद आएंगे। यानी कि पहले कौन आएगा? संज्ञा आएगा। संज्ञा के बाद आने पर दूसरे जो शब्द होंगे उनके बीच में ये क्या करते हैं? संबंध बताने का काम करते हैं, और इन ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो क्या ये हमेशा संज्ञा के बाद ही आते हैं? आगे पढ़ते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये संज्ञा के बाद आए, लेकिन मोस्टली कंडीशन में, यानी कि हम कह सकते हैं ज़्यादातर ये संज्ञा के बाद ही आते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। कौन कौन से संबंध बोधक शब्द अव्यय के शब्द हो सकते हैं? जैसे बाद हो सकता है, भर, के ऊपर, की, और, ठीक है, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, ऐसे सारे शब्द। अब आपके मन में एक चीज़ चल रहा होगा, मैम हमने ऐसे शब्द तो रीतिवाचक में भी देखे थे, हमने तो ऐसे संबंध बोधक में भी देखा है, ठीक है। बिल्कुल, आपको कुछ शब्द वहाँ पर भी मिलेंगे, कुछ शब्द यहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन आपको स्थिति के अनुसार बताना है, स्थिति के अनुसार बताना है कि कब वही शब्द संबंध बोधक अव्यय हो गया है और कहीं वह शब्द जो है वो स्थानवाचक हो गया है, ठीक है। जैसे ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, ये स्थानवाचक के अंतर्गत भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते चलना है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन रहा है तो मोस्टली कंडीशन में ये होता है कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मैं विद्यालय तक गया, ठीक है। तो जाने के लिए विद्यालय के साथ एक शब्द जोड़ रहा है, वो है तक। तो तक क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय है। स्कूल के समीप मैदान है, तो समीप शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि संबंध बोधक अव्यय हम किसे कहते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और जहाँ पर हम जानेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में, ठीक है। समुच्चय बोधक क्या है? समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ता है, ठीक है। क्या किसको जोड़ता है? या तो दो शब्दों को जोड़ेगा, या तो दो वाक्यों को जोड़ेगा, या तो वाक्यांशों को जोड़ता है, ठीक है। इन्हें योजक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? संबंध बोधक अव्यय को योजक अव्यय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। जैसे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, और,
तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, इनको पहचानना थोड़ा आसान है क्योंकि आपको पता होगा कि हम दो वाक्यों को या दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे सूरज निकला और शब्द क्या कर रहा है, पक्षी बोलने लगे, इस सेंटेंस को सूरज निकला सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो लिखा गया है छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। छुट्टी हुई और बच्चे क्या करने लगे, भागने लगे। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है, जोड़ने का काम हो रहा है। हम कह सकते हैं मुझे चॉकलेट या टॉफी चाहिए। क्या बोले, चॉकलेट या टॉफी। ठीक है, तो चॉकलेट और टॉफी ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनको जोड़ कौन रहा है, या जो है ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, यानी कि तुम कल नहीं आओगे, यानी शब्द आ रहा है, यानी तुम कल नहीं आओगे, तो यानी शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, तो संबंध बोधक वहां पर वाक्यों के साथ संज्ञा के बाद या संज्ञा से पहले आकर के संज्ञा का संबंध, किसका संबंध वो बताता है, संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य भाग से बताता है, तो वो संबंध बोधक अव्यय होता है। ठीक है, लेकिन समुच्चय बोधक में क्या हो रहा है कि ये दो शब्दों, दो वाक्यों या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ता है। वाक्यांश का मतलब क्या होता है, वाक्य पूरा नहीं हुआ रहेगा, आधे आधे वाक्य रहेंगे, यानी कि वाक्य का अधूरा अंश। ठीक है, तो समुच्चय बोधक अव्यय सबको समझ में आ गया। अगली स्लाइड को देखा जाएगा। आगे अब इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय हमें समझ में आ गया, वाक्यों को जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है या फिर शब्दों को जोड़ता है। लेकिन इसके भी भेद हैं। भेद क्या होता है, प्रकार। ठीक है, इसके भी प्रकार है। कितने प्रकार है, दो प्रकार है। समानाधिकरण समुच्चय अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और दूसरा क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये क्या बला है, ये बला नहीं है, आसान से समझ में आ जाएगा। समानाधिकरण में क्या है, अच्छा यहाँ पर अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पर हमें इसका अगर आप अलग करोगे तो समान अधिकार, इस तरीके से कुछ हमें शब्द देखने को मिल रहा है क्या, तो अगर हाँ तो इस चीज को हम यही कह सकते हैं कि जिन शब्दों में समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चले, ठीक है, समान अधिकार के अंशों का जुड़ने का पता चले, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, कविता और गीता। तो यहाँ पर और शब्द क्या कर रहा है, दो बच्चियों को जोड़ रहा है, कविता और गीता को, और इसमें हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये समान अधिकार के हैं। ठीक है, मैं और मेरी पुत्री एवं, ठीक है, अब एवं शब्द यहाँ पर क्या हो रहा है, एवं भी यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है शब्दों को अन्य भाग से। ठीक है, तो मैं और भी क्या हो जाएगा, समानाधिकरण। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, किंतु, और, या, अथवा, तथा, परंतु, व, लेकिन, इसलिए, अतः, एवं, ये शब्द क्या होते हैं, समानाधिकरण होते हैं। लेकिन जब हम व्यधिकरण को समझेंगे तब हम दोनों में अंतर कर पाएंगे। व्यधिकरण में क्या होता है कि एक को मुख्य माना जाएगा और एक को क्या माना जाएगा, गौड़ माना जाता है। गौड़ वाक्य मुख्य वाक्य को एक या अधिक उपवाक्यों के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, इसमें समानाधिकरण में दोनों को समानता थी, दोनों का समान अधिकार, मतलब आप सेंटेंस पढ़ोगे ना तो लोगों लगेगा कि दोनों की इक्वलिटी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर एक जो वाक्य है या एक शब्द जो है वो विशेष इंपॉर्टेंट है और दूसरा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्यधिकरण में क्या होता है कि एक आपको गौड़ लगेगा कि दूसरा वाक्य गौड़ है। जैसे मोहन बीमार है इसलिए वह आज नहीं आएगा। ठीक है, ना आना गौड़ है, लेकिन इसका जो रीजन है या कह सकते हैं मुख्य कारण है वो क्या है कि मोहन बीमार है। समझ में आया, और कौन सा शब्द इसे जोड़ रहा है, इसलिए शब्द क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए शब्द क्या हो जाएगा, समुच्चय व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, लिखा गया है दूसरा एग्जाम्पल, यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो, क्या चाहते हो, भलाई चाहते हो, तो यहाँ से चले जाओ। ठीक है, अच्छा जाना यहाँ पर जरूरी है कि इसका मुख्य कारण भलाई चाहना जरूरी है? जाहिर सी बात है, भलाई चाहते तभी तो जा रहे हैं, यानी कि मुख्य कारण हमारा क्या है, भलाई, और उसके बाद दूसरा क्या हो जा रहा है, गॉड हो जा रहा है। ठीक है, मैंने दिन में ही अपना काम पूरा कर लिया ताकि शाम को जागरण में जा सकूं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पढ़ के समझ में आया जाएगा कि एक तो यहाँ पर मुख्य है और दूसरा क्या है, गॉड है। और अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार आपको बोलूँगी कि इन शब्दों को दो पार्ट में डिवाइड करिए जो लिखा गया है। एक साइड समुच्चय बोधक शब्द जो दिए गए हैं उनके एग्जाम्पल लिख डालिए और दूसरे साइड व्यधिकरण के लिख डालिए। ठीक है, और रटने की ज़रूरत नहीं है, जब बार बार आप उसे अपने कॉपी में, अपने नोट्स बुक में देखोगे ना, तो अपने आप ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत जब हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं आपके जूनियर में, या हम कह सकते हैं एस्टेट में, जब ये क्वेश्चन बनते हैं तब ये थोड़े से टफ हो जाते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नहीं तो नॉर्मली अगर यूपी टेट प्राइमरी में देना है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आसान ही मिलते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे देखा जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय सबसे लास्ट वाला है, और इसके बाद अव्यय का जो पार्ट है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या दिया गया है, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसका संबंध किसी पद से नहीं होता है, इसे द्योतक भी कहा जाता है। द्योतक कहने का मतलब सिर्फ ये पहचान कराता है किसी वाक्य की कि उस वाक्य में क्या हो रहा है, ठीक है, या कौन से फीलिंग्स वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ठीक, और इस अव्यय में अक्सर आपको ये वाला चिन्ह देखने को मिल जाएगा, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए कि इंडिया जो है वो खेलने गई थी मैच और वो जीत गई, तो हम क्या बोलेंगे, अरे वाह इंडिया जीत गया। ठीक है, हमने क्या बोला, अरे वाह इंडिया जीत गया। तो ये हमारे किसको दिखा रहा है, हर्ष को दिखा रहा है, हमारी खुशी को दिखा रहा है। तो ये अरे वाह शब्द क्या है, ये यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल देख सकते हैं, वाह क्या बात है। ठीक है, तो वाह इस तरीके से हमने बोला क्या बात है, तो ये वाह शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। हाय जया जी की दादी चल बसी। ठीक है, तो हाय ये हमारे क्या दिखा रहा है, दुख को दिखा रहा है। ठीक है, आह क्या स्वाद है, ये हमारे खुशी को दिखा रहा है। अरे तुम यहाँ कैसे, ये हमारे आश्चर्य को दिखा रहा है कि मतलब तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, भाई तुम्हारा तो आना नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय में होते हैं। ठीक है, और अगर हम भाव के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय को बांटेंगे तो ये कई टाइप के होते हैं, 7 तरीके से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये 7 तो रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स जो होती है उसे हम रट नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है हर्ष क्या होता है, शोक, विस्मयादि, तिरस्कार, स्वीकृति, संबोधन और आशीर्वाद, ये आपके विस्मयादि बोधक अव्यय के प्रकार होते हैं। लेकिन ऐसे इतना ज़्यादा डिफाइन करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन यहाँ शब्द जो दिया है ये पूछा जाता है कि धिक शब्द जो है ये किस प्रकार का विस्मयादि बोधक अव्यय होगा, तो याद रखेंगे ये तिरस्कार का है। किसका है, तिरस्कार का है। छी छी, तो छी छी आपको लगेगा कि ये तो गंदगी दिखा रहा है, तो वहाँ पर आप इस तरह के भी सेंटेंस वो डाल देंगे, या इस तरह का भी वो एग्जाम्पल डाल देंगे कि घृणा डाल देंगे। ठीक है, तो आप तुरंत फट से घृणा कर दोगे। घृणा अगर है तो ठीक है, अगर मान लो घृणा ना हो और अगर तिरस्कार वहाँ पर हो तो तिरस्कार भी हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर घृणा ना हो ना और तिरस्कार लोगों को ऑप्शन में मिल जाए तो आधा तो तुक्का मारने के चक्कर में तिरस्कार छोड़ के चले आएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि छी शब्द भी किसको दिखा रहा है, तिरस्कार को दिखा रहा है। ठीक है, और आशीर्वाद वाले शब्द क्या होते हैं, जीते रहो, दीर्घायु रहो, खुश रहो। ठीक है, इस तरह के जो शब्द बोले जाते हैं वो आशीर्वाद होते हैं। संबोधन तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, अरे, अरी, ओ,
हेलो, इस तरह के शब्द संबोधन में आते हैं। ठीक है, शोक के शब्द आप देख सकते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम। ऐसे जब हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि रावण बैठा हुआ है और उनके सामने सब लोग आ रहे हैं प्रजा वाले त्राहिमाम करके कि हनुमान जी ने क्या कर दिया, लंका को जला दिया। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, शोक दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपके 7 प्रकार होते हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट उठा के नहीं बनता है। वो सिर्फ यही पूछता है कि विस्मयादि बोधक पहचानिए, और विस्मयादि बोधक पहचानना तो सबसे आसान है, कुछ करना ही नहीं है। इस तरह के शब्द, अगर इस तरह का चिन्ह कहीं पर आपको मिल जाता है तो वो हो जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो आगे हम एक और पढ़ लेते हैं, निपात। चूँकि मैंने आपको पहले बताया था कि इसे शब्द भेद में नहीं रखा जाता है। निपात पढ़ा जाएगा। निपात क्या है? तो निपात है जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निपात अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, निपात अव्यय कहते हैं। अभी तो निपात में क्या है, हाँ बिल्कुल मैंने देखा। ठीक है, तो निपात क्या होता है, क्या हमने पढ़ा कि नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करता है। ठीक है, नवीनता चमत्कार उत्पन्न करने का मतलब क्या, कि उसको एक ऐसे जादू ही बना देगा, नहीं, मतलब ये एक विशेष अर्थ प्रकट कराएगा। कैसे कराएगा, इसे हम देखते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे, ठीक है, किसी शब्द या किसी पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं। किस में विशेष बल देते हैं भाई, अर्थ में विशेष बल देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात अव्यय कहते हैं। ठीक है, इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन उठा के डालता है कि अवधारक किसे कहते हैं, अवधारक शब्द किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जो निपात होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, अवधारक शब्द कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर ही, भी, तो, तक, मात्र, भर। अब आपने एक बार भर आगे भी पढ़ा है कि ये क्या कर रहा है, एक तरीके से हमने देखा था कि वो संबंध बताने का भी काम कर रहा था, और उसमें समुच्चय में नहीं, संबंध में ही हमने देखा था इसे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर निपात भी होता है वही शब्द। मैंने आपसे हर बार यही बोला है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अगर कोई शब्द है तो वो एक ही होगा। ठीक है, वो एक से अधिक चीज़ों का एग्जाम्पल हो सकता है, और हर बच्चे के मन में यही डाउट हो जाता है जब वो ये सोच लेता है कि अगर कोई एक शब्द है तो वो एक ही अव्यय या एक ही समास या एक ही चीज़ कुछ हो सकता है। ठीक है, ये जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन या मैक्सिमम चीज़ों को अटेंड करोगे तब समझ में आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन आंसर करते रहो। तो और क्या लिखा गया है, मत, सा, जी, केवल आदि ऐसे शब्द जो होते हैं वो निपात अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निपात अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, प्रशांत को ही करना होगा यह काम। तो अब ये क्या कर रहा है, एक विशेष बल दे रहा है कि अब इसने ये पूरा सेंटेंस नहीं बोला कि और कोई काम नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर ही शब्द कह देने से ये पता हमें चल गया कि कोई करे या ना करे, लेकिन प्रशांत ही करेगा, इसे करने की ज़रूरत है, ये इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप वाला, मतलब एक विशेष बल आपको पढ़ करके ही लग जाएगा कि वहाँ पर एक विशेष बल दिया जा रहा है। ठीक है, सेकंड में क्या कहा जा रहा है, सुहाना भी जाएगी। ठीक है, मतलब सुहाना को जाने से कोई रोक नहीं सकता। इतना लंबा कहने से अच्छा है हमने एक शब्द भी लगा दिया और हमें पता चल गया कि सुहाना को अब कोई रोक नहीं सकता, सुहाना तो जाके ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो विशेष बल देते हैं। अच्छा, एक और भी मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, मुझे जरा सा ही चाहिए। ठीक है, मतलब सा, हमने क्या जोड़ दिया, सा, जरा सा ही चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा या कम नहीं। ठीक, तो ये शब्द जो है आपको देख करके लग रहा है कि क्या कर रहा है, उस सेंटेंस को और भी ज़्यादा बेहतर बना दे रहा है, उस सेंटेंस को और भी ज़्यादा क्या कर दे रहा है, बेहतर बना दे रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम निपात देते हैं। बिल्कुल इसे हम कह सकते हैं कि वो एक विशेष जोड़ देने का काम करते हैं। तो शायद निपात, या हम कह सकते हैं
पूरा जो अव्यय का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैंने बोला था क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय के बारे में कि कुछ चीज़ें जो क्रिया विशेषण है वो संबंध बोधक अव्यय हो सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है और इस पॉइंट को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अंतर समझने के लिए सब लोग रेडी हो जाइए, दोनों सेक्शन को खोलिए, दोनों पार्ट को आधा आधा करके खोल लीजिए ताकि जब समझ आया जाए तो समझ में आए कि दोनों में अंतर क्या हो रहा है। देखिए लिखा गया है, जब अव्यय शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, किसके साथ हम प्रयोग कर रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि हमने संबंध बोधक शब्द अव्यय में पढ़ा था कि ये जो शब्द होते हैं ये संज्ञा के बाद आते हैं, लेकिन मैंने फिर नीचे किया था कि ये कभी कभी संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर संज्ञा की कहीं बात कही जा रही है तो वहाँ पर सर्वनाम ऑटोमेटिक आता है। इस चीज़ को अपना ब्रॉड माइंड अपना करिए तब समझ पाएंगे। ठीक है, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आएंगे तब वो संबंध बोधक अव्यय होंगे, लेकिन जब यही क्रिया के साथ आएंगे, क्रिया की विशेषता को प्रकट करेंगे तो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप देख सकते हो बाहर जाओ, तो यहाँ जाने की विशेषता कौन बता रहा है? बाहर, ये क्रिया के साथ डायरेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ पर लिखा घर से बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ, तो ये क्या बता रहा है? ये संबंध बताने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके सामने बैठो। ठीक है, मोहन भीतर है, अब ये भीतर है, ये मोहन के बाद आया है। ठीक है, ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, ये मोहन का संबंध बता रहा है। ठीक है, तो ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, अच्छा सेकंड ऑप्शन में देखिए, मोहन घर के भीतर सुरेश है, तो घर के भीतर सुरेश है, अब यहाँ पर ये भीतर शब्द क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस चीज़ को आप मैक्सिमम कंडीशन में तब क्लियर कर पाओगे जब ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उदाहरण देखो। मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगी कि MCQ कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं फिर तो कराऊँगी ही, लेकिन आपको सिंपल एक चीज़ यहाँ पर लेकर के चलना है। संबंध बोधक अव्यय में संज्ञा या सर्वनाम के साथ वो शब्द आएंगे और क्रिया विशेषण में वो क्रिया के साथ आएंगे। ठीक है, क्लियर है इतने सारे पॉइंट्स? तो एक बार आप लोग फिर से इसे रिवाइज करना। अव्यय का ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है और इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे हिंदी के हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें बची हैं, उसे हम अगली क्लास में देखते रहेंगे।